हाँ जी, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो रिलेटेड है इंटरिम डिविडेंड से। कल हमने जो किया था दैट वाज डिविडेंड जो हमने पिछले साल का दिया, फाइनल डिविडेंड। अब आज जो हम कर रहे हैं दैट इज इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो साल के बीच में दिया जाता है, यानी कि करंट ईयर में। ये डिविडेंड जब दिया जाता है तब कंपनी को पता भी नहीं होता कि हमें प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे, बट ऑन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स कि हमें लग रहा है कि हमें अच्छे प्रॉफिट्स होने वाले हैं, कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। मैंने आपको बताया था कि जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होता है और जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होता है, अगर हम उसमें जो पार्ट जिस डिविडेंड से रिलेटेड होगा उसका ट्रीटमेंट उसी पार्ट में होना चाहिए। कल हमने किया था कि अगर उसको पहले साल का डिविडेंड दिया गया है तो वो कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट होना था, हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो हमने उसकी करेक्शन की। अब हमने क्या करना है, हमने करना वही सब है, लेकिन कल जो पार्ट हमने किया था उसमें सारा का सारा डिविडेंड कैपिटल से रिलेटेड था, करंट ईयर का कोई डिविडेंड था ही नहीं। हमने पिछले साल का डिविडेंड था, पिछले प्री एक्विजिशन में से देना था, और हमने होल्डिंग का जो पार्ट था वो रेवेन्यू में कंसीडर कर लिया था, और उसको करेक्ट करने के लिए हमने उसको कैपिटलाइज किया। आज हमने देखना है कि जो इंटरिम डिविडेंड है वो कितना दिया गया, कहाँ से दिया गया, और क्या कोई गलती तो नहीं हुई उसमें। तो उसी को समझने के लिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, और इसमें हमें 31 मार्च 2016 को ये बैलेंस शीट दे रखी है। हम जस्ट रफली मैंने एक बैलेंस शीट यहाँ लिखी है, बुक में से क्वेश्चन देख सकते हो। इट्स इलस्ट्रेशन नंबर 23 आई सपोज, यस। अब इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि शेयर्स एक्वायर किए गए 1 अगस्त 2015 को। Profit and loss of holding company include interim dividend of rupees 15% per annum received from S Limited on 1st January 2016. On April 2015, S Limited P&L showed a credit balance of 1,90,000. अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने करंट ईयर के प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पुराने तरीके से निकालूं, आप रफ में ये बना सकते हैं पुराने तरीके से, ताकि आपको कोई गलती नहीं लगे। उसके बाद आप जैसे हम अभी का जो प्रेजेंट प्रैक्टिस है उसके तरीके से करेंगे, लेकिन अगर हम पुराने तरीके से करें तो हम यहाँ लिखते हैं बाय लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यहाँ हम लिखते हैं बाय करंट ईयर्स प्रॉफिट। इस तरीके से करने से गलती नहीं लगती है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने अगर कोई डिविडेंड दिया है तो वो, कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो, और यहाँ पर टू P&L ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में मेरे पास 3,10,000 का P&L दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मुझे 1,90,000 का दिया हुआ है। डिविडेंड मुझे बताया गया कि मैंने 15% दिया, तो इसका मतलब 20 लाख एस लिमिटेड की कैपिटल थी। 20 लाख का 15% इंटरिम डिविडेंड दिया, तो ये हो गया 3 लाख। तो 3 लाख मैंने ये डिविडेंड दिया। जनरल रिजर्व मुझे पहले से ही 1 अप्रैल 2015 के दिए हुए हैं, मतलब मैंने इस साल कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। तो टोटल था मेरे पास 6,10,000, जिसमें से पिछले साल का प्रॉफिट था 1,90,000। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 4,20,000। यहां तक पहले बताओ, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब हम देखते हैं कि हमने बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 2016 की, तो इससे पहले की डेट हुई 31 मार्च 2015। इसके बीच में 1 अगस्त 2015 को उसने शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो इसका मतलब हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 मंथ्स का टाइम है, ये मेरा कौन सा टाइम हो गया, प्री एक्विजिशन का आ गया। और मेरे पास 8 मंथ्स का टाइम जो है वो आ गया पोस्ट एक्विजिशन का। तो पहले तो मुझे जो ये मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट आए 4,20,000, उस 4,20,000 का 4/12 इधर करना है, और 4,20,000 का 8/12 इधर करना है। तो ये आ गया मेरे पास 1,40,000, और ये आ गया मेरे पास 2,80,000।
2,80,000 मेरे क्या हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और 1,40,000 मेरे किस में ऐड होने वाले हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स में। तो 1,40,000, अब मैं बात कर रही हूँ, ये जो मुझे एडजस्टमेंट दे रखी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड, एच लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट्स में इंक्लूड कर लिया किस चीज को, इंटरिम डिविडेंड को, जो कि उसको मिला 15% पर एनम के हिसाब से 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 तो इसी के बीच में आया ना, साल के बीच में, तो साल के बीच में आया तो पूरे साल का इंटरिम डिविडेंड हो गया। अब इंटरिम डिविडेंड हो गया जो हमें मिला 3 लाख का टोटल, और होल्डिंग कंपनी की जो शेयर्स हैं वो हैं 75%, उसने 75% शेयर्स ले रखे हैं। तो 3 लाख का 75%, 2,25,000 होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला है। ये डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी को मिला है, ये सारा का सारा उसने अपने P&L के क्रेडिट में डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या होल्डिंग कंपनी 2,25,000 के प्रॉफिट को क्रेडिट में डाल सकती थी कि नहीं डाल सकती थी? मैम नहीं डाल सकती थी। कितना डाल सकती थी? मैम डेट ऑफ एक्विजिशन तक का। डेट ऑफ एक्विजिशन तक का नहीं डाल सकती थी, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद तक का डाल सकती थी, क्योंकि वो रेवेन्यू हो गया, उसको तो वो P&L में डाल सकती है। लेकिन जो उससे पहले वाले टाइम पीरियड का है वो कौन सी नेचर का है? कैपिटल। तो उसको तो नहीं डाल सकती थी ना। उसने लिखा है कि 15% डिविडेंड मिला होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से, और उसने सारा का सारा किस में डाल दिया, P&L में। सारा का सारा P&L में डाल दिया, जबकि P&L में वो सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का डाल सकती थी? 8 मंथ का मैम। 8 मंथ्स का, तो 4 मंथ्स का तो नहीं डाल सकती थी इसमें से। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो मिस्टेक है वो 4 मंथ्स की है। तो 2,25,000 का 4/12 हम करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 75,000। तो ये 75,000 का वो ट्रीटमेंट करना है जो हमने कल किया था। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस मैम। अब हमने जो ये 4 महीने कल भी हमने जो किया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमारा लास्ट ईयर का डिविडेंड था, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड था तो हमने उसको कैपिटल प्रॉफिट्स में से माइनस किया था। इस साल का डिविडेंड है तो इस साल के प्रॉफिट्स में से माइनस होगा। यस मैम। तो हमारे पास टोटल डिविडेंड है 3 लाख, 3 लाख का 4/12, तो ये 4 महीने के प्रॉफिट्स में से माइनस कर दो, और 3 लाख का 8/12 ये इसमें से देना है, ये इसमें से माइनस कर दो। तो हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो आए वो आ गए 80,000 के, और कैपिटल प्रॉफिट्स हमने अभी निकालने हैं, यहां निकाल लेते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स निकालने के लिए मेरे पास जनरल रिजर्व थे 4 लाख, P&L का बैलेंस मुझे दिया हुआ था पिछले साल का 1,90,000, और प्री एक्विजिशन 4 मंथ्स के प्रॉफिट आ गए मेरे पास 40,000। तो 4 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 40,000, ये मेरे पास आ गया 6,30,000। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ओके, यस मैम। जो हमने निकाला मैं यहाँ लिख रही हूँ। हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स आ गए 6,30,000, हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स आ गए 80,000, हमने जो होल्डिंग कंपनी की डिविडेंड की मिस्टेक निकाली है
वो हमारी है 75,000 की, वो हमने यहाँ से निकाली है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 महीने का डिविडेंड था 1 लाख और 1 लाख 4 महीने का था। 4 महीने के डिविडेंड में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना था 75%, 75,000, तो वो भी सेम आएगा। अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो वो निकालते हैं हम पहले। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व जो भी होगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। 75% शेयर लिए हैं उसने, 20,25,000 रुपए की वैल्यू हमें दे रखी है। ये लेस करना है इसमें से आपने पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। 20 लाख के टोटल शेयर थे, उसका 75% आप निकाल लोगे तो 20 लाख का 75% हो गया 15 लाख। लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, जो कि कितने हैं हमारे 6,30,000 निकले थे अभी। 6,30,000 इंटू 75% 472,500, और जो हमने इंटरिम डिविडेंड की मिस्टेक निकाली थी अभी, वो कितने की थी 75,000। तो ये सब कुछ माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22,500, जो कि क्वेश्चन में निकल रहा है कैपिटल रिजर्व। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। और ये 75,000 दूसरी जगह कहाँ माइनस हो जाएगा, जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स लिखोगे। होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 15,40,000। इस 15,40,000 में से आपने ये 75,000 माइनस करने हैं, प्लस आपने इसके अंदर क्या करना होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स में होल्डिंग कंपनी का शेयर, दैट इज 80,000 का 75%। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब आपको निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए 20 लाख की कैपिटल है, उसका 25% लोगे आप, तो 20 लाख का 25% आ गया आपके पास 5 लाख। देन आपको चाहिए कैपिटल प्रॉफिट्स का 25%, तो कैपिटल प्रॉफिट्स थे आपके 6,30,000 इंटू 25%, तो ये आपके पास कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा इसको। और रेवेन्यू प्रॉफिट्स थे 80,000, उसका 25%, ये आपके पास टोटल आ जाएगा 6,77,500। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके